हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th चैप्टर नंबर 9। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि होता क्या था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN। अब देखो, सीक्वेंस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तो अ सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ AN+1 इक्वल AN+D। देखो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस जो लिखा होगा वो हमारा अर्थमेटिक होगा। कब? कि अगर कोई भी टर्म मैं निकाल रहा हूँ, अगर वो हमें टर्म प्रीवियस टर्म में कुछ भी ऐड करने से, कुछ कांस्टेंट ऐड करने से हमें मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, एपी होगा। तो देखो, इस बात को हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 5 8 11 14। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2। अगर मुझे 5 चाहिए तो 5 कैसे आया, अगर मैं 2 में ऐड करता हूँ 3 तो मुझे क्या मिला, 5। अगर मैंने 5 में 3 को ऐड किया तो क्या मिला, यहाँ से 8। 8 में 3 ऐड किया तो क्या मिला, 11। और 11 में 3 ऐड किया तो क्या मिला, 14। इसका मतलब कोई भी टर्म अगर मैं निकाल रहा हूँ तो प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करते जा रहा हूँ, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 3। जिस कांस्टेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ वो क्या है, 3। और यही 3 क्या बोला जाता है, डी। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमने पहले पढ़ रखा था, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ तो वो 3 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। और ये जो 3 आया है इसी को हम बोलते हैं डी। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमने लिया 4 8 12 16 20। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखो, यहाँ पे मैं कोई भी दो टर्म लूंगा, कंसेक्यूटिव टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और उनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो अगर मैं 8 माइनस 4 करता हूँ, कितना मिल रहा है, 4। ऐसे ही अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि 12 माइनस 8, तो कितना मिला, 4। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो 16 माइनस 12, तो भी कितना मिला, 4। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस टी। तो अगर ये हमारा जो डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस गिवन है वो हमारा एपी है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो यही हमने पढ़ा था क्लास 10th में भी कि एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो हमारी कोई भी टर्म है वो प्रीवियस टर्म में अगर एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यही हमारा एपी होता है। अब इस पे बेस्ड हम आगे कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं। देखो, एपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। एपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज, देखो, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, एक फर्स्ट टर्म लिया ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो हमारा जो एपी बनेगा, फिर बनेगा एपी ए, सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, ऐसे ही इसके बाद जो टर्म आएगी A+3D, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस मिलने वाला है यहाँ से ए और डी को पुट करने पे, वो हमारा क्या मिलेगा, एपी, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ रखा था। nth टर्म जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म की बात पहले भी हो चुकी थी, मैंने पहले भी आपको निकालना सिखा दिया था। तो एपी का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल A+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए क्या है, ये एपी का फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस, और एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइंस, कुछ सिंबल के बारे में पढ़ लेते जो जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो इन एन एपी हमने एक जनरल एपी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, A+D A+2D अप टू एन टर्म्स। तो ये जो ए होगा, इस ए को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता था हमारा, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते थे, डी। एल का मतलब क्या होता है कि लास्ट टर्म। जैसे हमें कोई एपी दे दी जाए कि 2 4 6 डॉट डॉट ऐसे करके लिख दिया लास्ट में 100, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म बता दी गई है कि 100 है, 100 से आगे नहीं जाएगा, तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, एल, यानी कि 100। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एल का मतलब होता है कि उस एपी के अंदर, जैसे यहाँ पे ये एपी है, इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। तो एन का मतलब कि टोटल टर्म्स उसके अंदर कितनी आ रही है, वो तो हमारा एन हो गया। और एस एन भी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, कि अगर कोई भी एपी हम कंसिडर करते हैं उसकी जो स्टार्टिंग की एन टर्म होगी, बस ये ध्यान रखना, ये जो एन है स्टार्टिंग से बताया जाता है फर्स्ट टर्म से, तो स्टार्टिंग की एन टर्म का जो सम होगा वो क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एन से, ठीक है। तो ये तो कुछ यहाँ पे बेसिक सिंबल थे जो यूज होने वाले हैं, ठीक है। बाकी हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे। फॉर्मूले क्या पढ़े थे कि अगर हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म का मतलब 10th टर्म निकालना हो, 12th टर्म, तो nth टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। अगर हमें किसी भी एपी का लास्ट टर्म गिवन है
तो उसका फॉर्मूला भी यही बनेगा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें AP के n टर्म का सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो Sn को एक और फॉर्मूले से निकाला जा सकता है n/2a प्लस एल। तो ये सब हमने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था ये फॉर्मूले। बाकी अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि अगर आपको इनका डेरिवेशन चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट अब हम इन पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। एक बार कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो सब हम देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, इन एन AP 24600। देखो हमें यहाँ पे एक AP गिवन है, तो बोल रहा है कि ये AP तो है, और AP में हमें ये सीक्वेंस गिवन है। उसने क्या कहा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जब भी AP करेंगे सबसे पहले उसका निकालेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब A, तो फर्स्ट टर्म तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताया था कि कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म लो और उनका डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पे सपोज कर हमने A2 A1 लिया, तो हम A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं। तो देखो A2 कितना है, सेकंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म कितना 2, तो 4 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया 2। और यहाँ पे ये जो 100 है ये तो इस AP का लास्ट टर्म है, तो L भी हमें कितना गिवन है, 100। मान लेते हैं इस सीक्वेंस के अंदर टोटल टर्म्स n आ रही है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि L क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब L हमें कितना गिवन है, 100, A भी हमें पता है 2, n हमें फाइंड करना है और D भी हमें पता है 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 100, 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ, तो 2n माइनस 2। देखो इस 2 से माइनस का 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से 100 बराबर 2n, तो n कितना आ जाएगा 100/2 इक्वल टू 50। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस गिवन है यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी गिवन है, 50। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50। तो ये आ गया यहाँ से हमारा टोटल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द AP 3 7 11 15। हमें एक AP दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो हमें एक AP दिया गया है यहाँ पे 3 7 11 15 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे चलता जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट AP है। लेकिन यहाँ पे जो उसने कहा कि जो सम निकालना है वो केवल 20 टर्म का निकालना है। तो अभी बताया था कि जब भी हम सम निकालेंगे तो सम केवल स्टार्टिंग से लिया जाता है। तो अगर उसने 20 टर्म बोला है तो इसका मतलब स्टार्टिंग की 20 टर्म का सम हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, S20। देखो SN का मतलब क्या होता था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो अब यहाँ पे हमें पता है 20, तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो इस वाले केस में n तो हो जाएगा 20 की, हमें स्टार्टिंग के 20 टर्म लेना है। a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, तो वो भी हमने देख लिया, AP से 3 है। और हमें क्या चाहिए, और d चाहिए। तो d के लिए बताया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कर सकते हैं, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर सकते हैं, तो d हमारा वहाँ से भी हो जाएगा। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है, उनका डिफरेंस ले लेना है। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो देखो अभी हमने पढ़ा था Sn का फॉर्मूला, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पे a प्लस एल आता है। अब वहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें a तो यहाँ पे पता है, a तो ये रहा 3, लेकिन हमें l नहीं पता। तो इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, जहाँ पे a और d आ रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि Sn ये है, तो अगर हमें S20 निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो देखो यहाँ पे n को 20 से रिप्लेस करेंगे, ये 2 रहा, 2 इंटू a की जगह 3 प्लस n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह 4। बस अब क्या करना है, अब तो सिंप्लीफाई कर लेना है। 20/2 ये तो 10 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 3 जा 6, 20 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा हमारा 19, और 19 4 जा कितना होता है, 19 4 जा 76। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 इंटू ये 6 प्लस 76 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 82। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 820। इसका मतलब अगर इस सीक्वेंस के हम स्टार्टिंग के 20 टर्म्स लेते हैं, ठीक है, इस AP के स्टार्टिंग के 20 टर्म्स लेते हैं, तो उन सभी का सम जो आने वाला है वो कितना आएगा, 820। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पे, फिर एक इस पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एपी, कि हमें एक एपी गिवन है, ठीक है। उस एपी में देखो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले जो एपी गिवन है 6, 9, 12 अप टू 30। इस एपी में हमें क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे हमें ए गिवन है 6, डी भी हम निकाल लेंगे, दो टर्म का यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करना है डिफरेंस के लिए, पहले में से सेकंड माइनस नहीं करना, ठीक है, चाहे फिर हमारा डी नेगेटिव आए या फिर पॉजिटिव आए। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, D3। अब देखो इस एपी का लास्ट टर्म तो हमें गिवन है, इसका मतलब ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है, लास्ट टर्म में गिवन है। अब उसने कहा कि जो टोटल टर्म है यहाँ पे 9 है, कि इस सीक्वेंस के अंदर, इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 9। इसका मतलब n की वैल्यू भी हमें बताई गई है यहाँ पे। बस हमें फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ द गिवन एपी, कि इस एपी का सम फाइंड करना है। जो सीक्वेंस लिखा है एपी वाला, इसका हमें सम फाइंड करना है। अब उसने ये नहीं कहा कि कितनी टर्म का, तो जब उसने बोल दिया कि इस एपी का ही सम फाइंड करना है, तो इस एपी में कितनी टर्म्स आ रही है, 9 टर्म। इसका मतलब हमें सम ऑफ 9 टर्म फाइंड करना है। 9 इसलिए क्योंकि इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स आने वाली है, 9, तो वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू। देखो एक तो होता है यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे n पता है, a पता है, d पता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें l भी पता है, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, a प्लस l। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, S9, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन टू, a कितना था 6 था, l कितना है 30 है, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9/2 इंटू 36, 2 से 36 18 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 16। तो यहाँ से जो सम आएगा इस एपी का वो कितना आएगा 162। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो हमने सीख लिया कि हमें फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, जो हमने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था। अभी जितना भी मैंने कराया है वो सब हमने क्लास 10th में पढ़ रखा था, बस एक तरीके से हमने उसको रिवाइज किया है। अब यहाँ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। देखो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इफ अ कॉन्स्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मतलब क्या है कि सपोज करो हमें एक एपी गिवन है, ये क्या है हमारा एपी गिवन है, मान लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे लास्ट टर्म बता देता हूँ या नंबर ऑफ टर्म्स बताऊँ, ये फाइनाइट बन जाएगा, वरना ये इनफाइनाइट एपी हमारा चलता रहेगा। तो ये तो हमने पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे बोलना चाह रहा है। इसने क्या कहा कि इफ अ कॉन्स्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा एपी तो है, कैसे एपी है, देखो भाई अगर मैं फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करता हूँ, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 4 में 2 ऐड किया, यहाँ पे क्या मिला 6 मिला, इस 6 में 2 ऐड करता हूँ कितना आएगा 8 आएगा, 8 में 2 ऐड किया 10 आएगा। मतलब मैं कोई सी भी टर्म लूँ और उस टर्म में अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो हर एक टर्म में क्या मिल रहा है मुझे, एक कॉन्स्टेंट ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल पा रहा है। तो ये हमारा एपी तो है, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर मैं इस एपी में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करता हूं, चाहे वो कांस्टेंट नंबर हमारा फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या इंटीजर, कैसा भी इंटीजर हो, ठीक है, मतलब एक नंबर होना चाहिए रियल नंबर, तो मुझे वो एपी ही मिलेगा। तो सपोज करो मैं इस एपी में, इस पूरे एपी में हर एक टर्म में मैं +3 करता हूँ, यानी कि हर एक टर्म इसमें क्या करता हूँ 3 को ऐड कर देता हूँ, तो जो नया सीक्वेंस है वो क्या बनने वाला है, मतलब कि जो न्यू सीक्वेंस है। देखो अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस बोल रहा हूँ, एपी ये बनेगा या नहीं बनेगा ये तो नहीं पता, वो बाद में चेक करेंगे। अगर मैंने 2 में 3 ऐड किया कितना आएगा 5, 4 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा 7, 6 में 3 ऐड किया कितना आया 9, 8 में 3 ऐड किया तो 8 + 3 11, 10 + 3 13 एंड सो ऑन। अब देखो क्या कहा था कि अगर हम इसमें एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में ही रहेगा। चेक कर लेते हैं, कोई भी दो टर्म लेते हैं, 7 और 5 दोनों का डिफरेंस किया 2 आया, 11 और 9 डिफरेंस किया 2 आया, ठीक है। यहाँ पे 13 और 11 इनका डिफरेंस आया, ये भी कितना आएगा 2।
मतलब डिफरेंस हमारा कांस्टेंट ही आ रहा है। तो पहले भी ए पी था, और जब हमने हर एक टर्म में 3 ऐड किया, एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया सभी में, तो वो जो नया सीक्वेंस आया ये भी क्या आ रहा है, ये भी हमारा ए पी ही बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या थी 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था 2। इस नई एपी में हमारा फर्स्ट टर्म, मान लेते हैं मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल ए से, ठीक है, या सपोज करो ए, ये फर्स्ट टर्म इसका 2, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 2। तो देखो हमारा ऐड करने से दोनों का डिफरेंस तो सेम ही रहा, लेकिन हमारा फर्स्ट टर्म उससे चेंज हो गया है। तो कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल फर्स्ट टर्म पे फर्क पड़ा है। और फर्स्ट टर्म में हुआ क्या कि जितना यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया था वही फर्स्ट टर्म में उनके में इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी एपी गिवन है, उस एपी की किसी भी सभी टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, तो जो नया सीक्वेंस आने वाला है वो भी क्या रहेगा, एपी ही रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही थी। अब ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो सेकंड में कहा गया है इफ अ कांस्टेंट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, कि अगर हमें कोई भी एपी गिवन है और एक हमें उसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आने वाला है वो भी क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि एक हमें एपी गिवन है, सपोज करो इस बार हम मान लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15। देखो ये हमें एपी गिवन है, जहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म तो 3 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस चेक कर लो यहाँ पे 3, 6 माइनस 3 करेंगे 3, 9 माइनस 6 करेंगे 3, 12 माइनस 9 करेंगे 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 है और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3। अब उसने क्या कहा कि अगर इस एपी में हम सबट्रैक्ट करते हैं कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो मान लेते हैं सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 2, हम यहाँ पे हर एक टर्म में से 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे होगा क्या, अगर मैं 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करूंगा तो 3 माइनस 2 हुआ 1, 6 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, 9 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7, 12 में से 2 करेंगे 10 एंड 15 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 13 एंड सो ऑन। तो नया सीक्वेंस तो यही आया। अब उसने कहा कि ये न्यू सीक्वेंस एपी बनने वाला है, तो चेक कर लेते हैं कि एपी है या नहीं। तो देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया 3 आएगा, थर्ड टर्म यानी कि 7 माइनस सेकंड टर्म ये भी कितना आया 3 आया, फोर्थ टर्म 10 और थर्ड टर्म 7 ये भी कितना आया 3। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो, उनका डिफरेंस चेक कर लो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जब ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये तो हमारा डी हुआ, डी हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारा एपी रहेगा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस चेंज हो गया है लेकिन आएगा वो एपी में ही। ठीक है, और देखो इस एपी का जो डिफरेंस था 3, इस एपी का जो ये नया एपी बना है इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या, तो कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ फर्स्ट टर्म पे फर्क पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गया है 1। तो अगर हम किसी भी एपी में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करें या कांस्टेंट नंबर को सबट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी किस में रहेगा, जो नया सीक्वेंस बनने वाला वो किस में रहेगा, एपी में रहेगा। ठीक है, और ऐसा करने से उनके डी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। अब इसमें दो और प्रॉपर्टीज आती है आगे, देखो नेक्स्ट आती है इसमें थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, कि हमें एक एपी दे रखा है यहाँ पे, तो मान लेते हैं एपी सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारा एपी है। ठीक है, तो देखो इस एपी में फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 ही है और कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 करो 3 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस भी 1 ही आने वाला है। अब उसने क्या किया कि अगर गिवन एपी में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस बार क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो मान लेते हैं इस सीक्वेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से। देखो मल्टीप्लाई करने को हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए इसलिए मैं यहाँ पे केवल इंटीजर ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देख लेना, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो, उससे भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो हमेशा एपी ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2। तो देखो जब मैं हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 को करेंगे 2, 2 को करेंगे 4 आएगा, 3 को करेंगे 6 आएगा, इस 3 को करेंगे 6, 4 को करेंगे तो कितना मिलेगा 8 एंड 5 को 2 से करेंगे तो 10। तो एक सीक्वेंस बना। अब इस सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ए तो हमारा 2 है, लेकिन अगर मुझे डी निकालना हो तो उसके लिए मुझे 2-3 डिफरेंस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये बोला नहीं गया कि ये पी है, हमें चेक करना है कि ये पी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 माइनस 2 निकाल के देखते हैं, 2 आया, 6 माइनस 4 करते हैं तो भी 2 मिला, 8 माइनस 6 करते हैं तो भी 2।
तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है ना डिफरेंस, इसका मतलब इस केस में जो डी है हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी कि डी हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया है ये एक न्यू सीक्वेंस है, तो ये भी किस में रहेगा, एपी में ही रहा। मतलब जब हमने किसी एपी को सभी टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो न्यू सीक्वेंस जो आया है वो भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। हाँ लेकिन इस बार ये है कि इस बार यहाँ पे जो नया सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा था, ठीक है, ए चेंज हो रहा था, डी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे डी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा कितना हो जाएगा, देखो जो भी पहले डी था उस डी को जिस नंबर से हम सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो अगर 1 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे न्यू डी भी मिल जाएगा, यानी कि जो न्यू एपी बना है उसका डी भी यहाँ से मिल जाएगा। तो मेन यहाँ पे यही पढ़ना था कि अगर एपी को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगा वो भी किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। अब इसका लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब लास्ट में आप समझ ही गए होगे, जब हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट तो अब क्या आने वाला है, डिवाइडेड वाला। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय, बस यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, नॉन जीरो कांस्टेंट, कि डिवाइड तो करना है लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हमने पढ़ रखा है किसी भी नंबर को, कुछ भी नंबर उसको हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो केवल जीरो ना लेके बाकी जीरो की जगह कुछ भी आ जाएगा, इसलिए इसने बोला है नॉन जीरो कांस्टेंट। तो देखो, तो अगर हम नॉन जीरो कांस्टेंट से उसको डिवाइड करते हैं जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी किस में रहेगा, एपी में। तो इसको भी देख लेते हैं एग्जांपल लेके। सपोज करो हमने लिया 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे पास एक एपी गिवन है। अच्छा इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है निकाल लेते हैं 4, डी भी कितना है यहाँ पे 2, तो ये हम निकाल सकते हैं। अब तो हमें पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को डिवाइड करते हैं एक नॉन जीरो नंबर से। तो मान लेते हैं हम डिवाइड करते हैं इसको 2 से। तो अगर मैं पूरे सीक्वेंस को 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म को 2 से, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 एंड सो ऑन, ये चलता है रहेगा। तो उसने क्या किया कि जब हमने ये डिवाइड किया तो ये भी किस में आना चाहिए, ये भी हमारा एपी ही बनेगा। तो चेक भी कर लेते क्या ये एपी बन रहा है। देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 2 है। अब अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, देखो 1 आया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेते हैं तो भी 1 आया। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं तो 5 माइनस 4 तो भी 1। तो डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमें डी भी क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा एपी ही है, ठीक है। और क्या है इसमें कि यहाँ पे हमारा ए और डी दोनों ही चेंज हो गया है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में ए और डी दोनों ही चेंज हो जाएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में केवल डी चेंज होगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये डी हुआ कितना, देखो जो भी पहले हमें डी दे रखा था उसके उतना ही टाइम्स हो गया जिससे हमने डिवाइड किया ना, जिस नंबर से, उसी नंबर से इस डी को डिवाइड कर देंगे तो जो नया एपी आया है इसका डी हमें मिल जाएगा 1। देखो पहले डी कितना था 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो न्यू डी जो आया है वो भी कितना आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज थी एपी की जो हमने पढ़ ली है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा एपी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एपी के कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।